Hello and welcome friends. In this session we are going to discuss about computation of income from house property. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करना है और उस रिलेटेड बेसिक थेरेटिकल कंसेप्ट क्या है, इस पे ये सेशन है। तो देखो दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेट देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, इसी फॉर्मेट में कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर और अमाउंट या रुपीस का कॉलम है। तो पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हाउस प्रॉपर्टी की। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस सब्ट्रैक्ट करने, देन वी विल गेट नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। और नेट एनुअल वैल्यू से कुछ डिडक्शंस अलाउड है, लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सो बेसिकली नेट एनुअल वैल्यू से ये डिडक्शन करने के बाद हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करना है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस पार्ट में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो थेरोटिकल कंसेप्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये स्ट्रक्चर तो हो गया है कि इसी फॉर्मेट में हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बेसिस ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मतलब अगर इस ये कंडीशन फुलफिल होते हैं तो ही इनकम जो अर्न किया है, दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। और कंडीशन कौन से? तो फर्स्ट कंडीशन है द हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉन देयर टू। तो जो भी हाउस प्रॉपर्टी है उसमें बिल्डिंग और सराउंडिंग लैंड है, वही एज अ हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। सेकेंडली द टैक्स पेयर शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जो टैक्स पेयर है वो ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। और थर्ड कंडीशन सेज द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द टैक्स पेयर। मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ केसेस में क्या होता है, कोई एक पर्सन होता है, उसकी पूरी एक बिल्डिंग होती है और उसी बिल्डिंग का एक पार्ट वो बिजनेस के लिए यूज करता है। तो जो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है वो हाउस प्रॉपर्टी इस टाइटल के अंदर नहीं, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस टाइटल के अंदर उसका इनकम डिटरमाइन नहीं होगा। ओके, उसे अलग तरह से डिटरमाइन किया जाएगा। तो बेसिस ऑफ चार्ज में ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then important point related to income from house property is that house property for taxation purpose is classified into these three categories as firstly as a self occupied property, जिसमें ओनर जो है वो ओनर हाउस प्रॉपर्टी फॉर ओन रेसिडेंस यूज करता है, खुद रहने के लिए यूज करता है। तो सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है इट इज टेकन एज नील ऑलवेज। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ एक ही मकान होता है। तो जिनके पास एक मकान है और उस घर में अगर वो खुद रह रहे हैं, तो उस सेल्फ एक्युपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू, एनुअल वैल्यू नील कंसिडर की जाएगी, जीरो रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट होता है लेट आउट प्रॉपर्टी। अभी सपोज एक पर्सन है, उसके पास दो जगह पे घर है, दो फ्लैट है सपोज मान लीजिए। तो एक फ्लैट में वो खुद रह रहा है और दूसरा फ्लैट उसने रेंट पे दिया, तो उसे हम कहेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी जिसे उसने रेंट पे दिया है, लेट आउट की है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, उस इनकम के बेसिस पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट की जाएंगी। उसके लिए एक प्रोसीजर है जो मैंने फॉर्मेट दिखाया आपको इनिशियली, उसी फॉर्मेट में वो हमें फाइंड करनी होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। देन थर्ड कैटेगरी आती है डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अभी देखो, लेट आउट प्रॉपर्टी तो मतलब कि रेंट पे दी है, बट डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज अगेन वही एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जिसके पास दो हाउस है। एक घर है उसमें वो खुद रह रहा है और दूसरा घर उसने ऐसे ही मतलब एज अ सेकंड होम करके रखा है। मतलब उसके पास दो घर है और उसने रेंट पे नहीं दिया हाउस, वो दिखाता है कि इन दोनों घर में मैं ही रह रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, उसका एक जो घर है वो एक घर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, एज ए सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। और जो दूसरा घर है, सेकेंड हाउस,
इट विल बी कंसिडर्ड एज द डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब उसे कंसिडर किया जाए कि वो रेंट पे दी गई है और उसकी एनुअल वैल्यू डिसाइड किए जाएंगे और उस पे गवर्नमेंट टैक्स मांगेंगे। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के पास मोर देन 2 हाउस है तो उसमें से एक हाउस एज अ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वो दिखा सकता है जिसकी एनुअल वैल्यू नील होगी, और जो सेकेंड हाउस है या थर्ड हाउस है, मोर देन 2 हाउसेस है, तो उन हाउस की जो नेट एनुअल वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी होती है हमें, जो हमने अभी जो ये स्पेसिफिक फॉर्मेट देखा उसी में। तो देखो दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो क्वाइट इजी है। आपको जस्ट ये जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है ये मेमोराइज करना है, और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करना है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी is determined by considering the various aspects related to the rent। उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज द सम ऑफ फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम द ईयर टू ईयर। तो एक्सपेक्टेड रेट हमें कैलकुलेट करना होता है। एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। मतलब एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो हायर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इसमें से जो ज्यादा अमाउंट है वो रहेगा, और इट कैन नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेट। ओके, इसे कैसे कैलकुलेट करना है हम एक्चुअली एग्जांपल लेके कैलकुलेट करने वाले सेकंड पार्ट। उसके बाद रेंट एक्चुअली रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर एक्सक्लूडिंग अनरिलाइज्ड रेंट बट बिफोर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी कंसिडर करेंगे। मतलब वैकेंट है हाउस तो वो कंपेयर करेंगे जो फर्स्ट स्टेप में अमाउंट आ गई उससे। Then out of sum computed above, any loss incurred due to vacancy in the house property shall be deducted and the remaining sum so computed shall be deemed to be the gross annual value। तो जो अमाउंट आएगी वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा देखो मैंने थोड़ा इसे सिंप्लीफाई किया है, देखो दोस्तों कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए फर्स्ट फाइंड आउट द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करना है हमने यहाँ पे देखा, देखो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है ना। इसमें कंपेयर क्या करेंगे हम, म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड फेयर रेंट कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमें पहले रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करना है, देन फाइंड आउट रेंट एक्चुअली रिसीव, जो एक्चुअली रेंट रिसीव किया है वो फाइंड करना है। देन इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट है टेक हायर ऑफ दिस टू, एंड नेक्स्ट स्टेप में फाइंड लॉस बिकॉज ऑफ वैकेंसी। अगर घर खाली रहा था साल के 1 महीना या 2 महीना, तो ड्यू टू वैकेंसी अगर कुछ लॉस है तो वो लेस करना है। देन स्टेप 3 माइनस स्टेप 4, ये होगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। इसमें रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज कैलकुलेटेड, तो पहले भी हमने देखा है, यहाँ पर एक बार देखते हैं कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट कैसे करना है। सो वेयर स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट एप्लीकेबल, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज द म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच इज हायर। मतलब म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इनमें से जो ज्यादा अमाउंट होगी उसे ही हम रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे। किस कंडीशन में, अगर स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है तो क्या होगा, वेयर स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट एप्लीकेबल, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इज द म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। मतलब जो भी अमाउंट आ रही है इन दोनों में से, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ये अमाउंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस तरह से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड। हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन में। सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।